हेलो बच्चों, वेलकम टू मेक योर करियर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था से हमने 2 वीडियो और बना रखे हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो इसे किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं, अर्थव्यवस्था हमसे क्या चाहता है, अर्थव्यवस्था से हम क्या चाहते हैं, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं, किस क्षेत्र में किन किन चीज़ों को रखा है। देखिए, आर्थिक विकास की माप, आर्थिक विकास की हम इसमें माप करेंगे। 2 देशों का एग्जाम्पल से लेकर के चलेंगे। जैसे यदि आप लोगों के एग्जाम में आ जाए कि राष्ट्रीय आय क्या है, ये आते हैं 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। राष्ट्रीय आय क्या है? नेशनल इनकम, यानी कि बताया गया कि राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। राष्ट्रीय आय को एक प्रमुख सूचक माना जाता है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग राष्ट्रीय आय कहा जाता है। किसी देश में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं को मौद्रिक मूल्य के योग राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जिस देश में जितना सामान बनेगा उस देश का उतना सामान बिकेगा। जितना एक साल में जितना सामान बनाए उससे सामान बनने की स्थिति में वो सामान बिका भी, और बिक जाने से मौद्रिक मूल्य का क्या बन गया? राष्ट्रीय आय बनता है। दूसरा पॉइंट से हमारे कि प्रति व्यक्ति आय, यानी कि पर कैपिटा इनकम किसे कहते हैं? जिस देश में जितना व्यक्ति होगा और पूरे साल की कमाई और उस देश की कुल जनसंख्या से हम क्या कर देंगे? भाग देंगे, तो हमारा प्रति व्यक्ति आय आ जाएगा। जैसे पढ़ते हम प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति वर्ष का मतलब पर एवरी ईयर, यानी कि प्रत्येक साल आय को सबसे उचित माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहने वाले कुल व्यक्ति का आय, देश में रहने वाले कुल व्यक्ति का आय। यदि एक साल में देश में जितना भी लोग रह रहे हैं, एक साल में यदि जितना भी वो रुपया कमाए हैं उसका आय, और राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग, और उस देश में जितना जनसंख्या उस जनसंख्या से हम क्या कर देंगे? भाग देंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल फॉर्मूला दे रखा है, प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय अपॉन में कुल जनसंख्या। सपोज कीजिए कि पूरा राष्ट्रीय आय एक साल में 5,000 रुपये कमा रहे हैं, कुल जनसंख्या है 5, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये। तो प्रति व्यक्ति आय कितना आ जाएगा? 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति, यानी कि 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय एक साल में कमाती है। तो हमने यहाँ पे उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल से लेकर रखे हैं देश ए और देश व्यक्ति 1, 2, 3, 4, 5, और वो पूरा साल में जो कमाते हैं रुपया 500, 500, 500, 500, 500, तो कुल आय कितना हो गया? 2500। पीसीआई यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो हम निकालेंगे 500 अपॉन में 5, क्योंकि व्यक्ति की संख्या कितनी है? 5, और पूरे साल में कितना कमा रहे हैं? 2500। तो इससे हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो हमारा प्रति व्यक्ति आय कितना रहा? 500 है। लेकिन दूसरा देश में हम देखते हैं व्यक्ति कितनी हमारी 5, प्रति व्यक्ति आय कितनी है? कोई 400, कोई 300, कोई 200, कोई 900, कोई 700 कमाता है। अगर इन सबको ऐड कर दे तो कितना होता है? हमारा 2500 होता है। 2, 3, 4, 5 और आय 400, 300, 200, 900, 700 ये से कमा रहे हैं। तो राष्ट्रीय आय जो होता है कुल इन सबका मिला करके कितना होता है? 2500 रुपया होती है। और पीसीआई यानी कि पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय 2500 अपॉन में 5, व्यक्ति की संख्या कितनी है? 5, लेकिन पूरे साल में कमाया कितना गया? 2500। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? 500 रुपया। तो प्रति व्यक्ति आय कितना कमा रही है भाई? 500। अब यहाँ पे देखें तो व्यक्ति एक ने कमाए, जबकि प्रति व्यक्ति आय होना चाहिए कितना? 500, लेकिन कमा कितना रहा है? 400, तो 100 रुपया कम। प्रति व्यक्ति आय कितना हो रहा है? 500, लेकिन कमा कितना रहा है? 300, घट कितना रहा है? 200 से। प्रति व्यक्ति आय कितना आ रही है? 500, लेकिन कमा कितना रहा? 200, तो कितना? 300 की कमी। लेकिन प्रति व्यक्ति आय कितना है? 500, लेकिन कमा कितना रहा है? 900, तो 400 रुपया क्या हो रहा है? मुनाफा में जा रहा है, प्रॉफिट में। और प्रति व्यक्ति आय है 500, लेकिन कमा कितना रहा है? 700, तो ये भी क्या है? प्रॉफिट में जा रही है। तो यहाँ तक ही हमने बता चुके हैं। अब आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मानव विकास सूचांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, कभी कभार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कि HDI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फिर कभी कभार एग्जाम में फुल फॉर्म से भी पूछ लेते हैं नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि UNDP। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट, यदि आपके एग्जाम में आ जाए कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब हुआ था, तो अप्रैल 2002 में हुई थी।
प्रति व्यक्ति आय वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कहाँ पे ये प्रति व्यक्ति आय कहाँ पे जमा पर कैपिटा इनकम कितना होना चाहिए 4,53,000 प्रति वर्ष। जो देश के व्यक्ति 4,53,000 प्रति वर्ष कमा रहा है तो उस देश अमीर कहलाएगा। गरीब देश PCI यानी कि पर कैपिटा इनकम 37,000 प्रति वर्ष जो देश कमा रही है तो वो गरीब कहलाएंगे। भारत की यदि हम बात करें 2004 में कितना कमा रहे थे 28,000 प्रति व्यक्ति आय। 2012-2013 में बढ़ करके 68,757 रुपये हो गया था। अब बात करते फिर आय के आधार पर दो देशों या राज्यों की तुलना की जा सकती है। राज्य प्रति व्यक्ति आय 2015-2016 की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि पंजाब है, पंजाब में 1,62,034 रुपये प्रति व्यक्ति आय कमाते थे। केरल में 1,55,516 रुपये प्रति व्यक्ति आय कमाते हैं। बिहार की यदि हम बात करें तो 34,168 रुपये ही प्रति व्यक्ति आय कमाते हैं। फिर यहाँ पे हम तुलना कर रहे हैं राज्य शिशु मृत्यु दर, उसके बाद साक्षरता दर, शुद्ध उपस्थित रेशो। राज्य यानी कि यदि हम पंजाब की बात करें, पंजाब में शिशु मृत्यु दर कितनी है? यदि 1,000 पैदा होते हैं तो 36 मृत्यु होते हैं। फिर साक्षरता दर कितना भाई? जो पढ़े लिखे लोग होते हैं जिसको लिटरेसी कहते हैं 82%, और शुद्ध जो रहते हैं वे 61%। फिर केरल की यदि बात करें तो 1,000 में से 12 का क्या होता है? एक साथ वहाँ पे क्या है? पढ़े लिखे लोग हैं, और 83% वहाँ पे शुद्ध और अनुपात पाई जाती है। बिहार की यदि बात करें तो 1,000 में से 42 की मृत्यु हो जाती है, और यहाँ पे पढ़े लिखे की संख्या बाकी राज्यों के मुकाबले में कम है, और यहाँ पे शुद्ध के मामले में कितना है? 43% ही है। तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा और रह गया है। एग्जाम में कभी कभार 2 नंबर में पूछ लेता है कि आधारिक संरचना क्या है, यानी कि व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारिक संरचना क्या है। अगर देखा जाए किसी भी देश का आधारित संरचना पर ही टिका हुआ है, जैसे बिजली, सड़कें, शिक्षा, भवन, अस्पताल, स्कूल, जिस देश में ये सब चीज़ें रह रही है तो आर्थिक विकास माना जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होती है। वे सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज आदि देश के आर्थिक विकास के आधार है, उन्हें देश का आर्थिक संरचना कहते हैं। तो जिस देश में ये सब चीज़ें जैसे स्कूल, बैंक, संचार, बिजली, सड़कें, शिक्षा, ये सब चीज़ें जिस देश में अधिक मात्रा में पाई जाती है वे देश आधारिक संरचना के अंतर्गत हैं। अब फिर आया है कि बिहार के पिछड़ेपन के कारण, बिहार जैसे कि बहुत अधिक पिछड़ेपन यानी कि बैकवर्ड में चला जा रहा है। क्या कारण है उसके? तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। सबसे पहला कारण बिहार का ही नहीं, सभी राज्य का कारण यही है कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दूसरा आधारिक संरचना का अभाव, जैसे कि हमारे बिहार में बिजली की कमी है, सड़कों की कमी है, शिक्षा की कमी है, अगर अस्पताल की कमी है, स्कूलों की कमी है, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। कृषि पर निर्भर, हमारे अभी भी 60% से ज़्यादा किसान भाई हमारे कृषि पर निर्भर रहते हैं। बाढ़ से क्षति, हमारे देश में प्रति वर्ष बाढ़ का आना तय है, जो कि नेपाल से होते हुए हमारे कोसी नदी में आते हैं। इसीलिए एक ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि बिहार का शौक किसे कहा जाता है, तो बिहार का शौक कोसी को कहा जाता है। औद्योगिक से पिछड़ापन, हमारे बिहार में औद्योगिक फैक्ट्रीज नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रही है। बिहार से झारखंड जब अलग हुई थी तो जो बड़े बड़े खनिज का जो मिले थी वो झारखंड चले गए। दूसरा है गरीबी रेखा। गरीबी, आज के डेट में हमारे देश अधिक मात्रा में गरीबी रेखा से नीचे है, जैसे कि इन लोगों को बढ़िया तरीके से रोजगार नहीं मिल पा रही है। खराब विधि व्यवस्था, हमारे देश में आज के डेट में बहुत बेकार व्यवस्था चल रही है, जैसे लड़कियों का शादी का उसके दहेज प्रथा देना, ये बहुत ही बेकार व्यवस्था चल रही है। कुशल प्रशासन का अभाव, हमारे बिहार में
कुशल प्रशासन यानी कि भ्रष्टाचार अधिक मात्रा में बढ़ती जा रही है। यदि हमें कोई काम करना है तो जब तक हम रुपया नहीं देंगे तब तक वो काम हमारा नहीं हो पाएगा। तो ये कारण थी हमारे बिहार के पिछड़ेपन के कारण। तो एग्जाम में आ जाते हैं 5-5 नंबरों का कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण लिखें, ठीक है। तो 5 नंबर में आते हैं। तो फिर अब देखा जाए कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय कौन कौन है। उपाय देखिए, जनसंख्या पर नियंत्रण, हमें जनसंख्या को कंट्रोल करना चाहिए। तो जनसंख्या कंट्रोल के लिए हमें महिलाओं को शिक्षित करना पड़ेगा कि जनसंख्या किस तरीके से कंट्रोल की जाती है। दूसरा आता है कृषि का तेजी से विकास। तो कृषि पे हमें तेजी से विकास कैसे करना है, जैसे उत्तम बीज, उत्तम किस्म के खाद, बेहतर से बेहतर हमें मशीनीकरण लाकर हमें कृषि के तेजी से कर सकते हैं, जैसे कि सिंचाई आसानी से हो सके। बाढ़ पर नियंत्रण, हमें बाढ़ पर नियंत्रण लाना है, जैसे बांध बनाना, डैम बनाना, तो बाढ़ पर नियंत्रण कर सकते हैं। आधारित संरचना का विकास, हमें आधारित संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिजली, सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल, ये सब का बनाना हमें आधारित संरचना का विकास कहलाता है। उद्योग का विकास, हमें जैसे हमारे बिहार में विदेशों से आए बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े औद्योगिक मालिक भी हमारे देश में हमारे बिहार में आकर के उन्होंने बात भी करके जाते हैं, उस फिर भी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज नहीं लग पा रही है। गरीबी दूर करना, यदि यहाँ पे गरीबी दूर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, स्वरोजगार यानी कि ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। शांति व्यवस्था को दूर करना, जैसे कि दहेज प्रथा को दूर किया जा सके, और स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन और ईमानदारी सरकारी कानून बनाया जा सके। तो सो गाइस, ये थी डेवलपमेंट, विकास का जो चैप्टर था आपका समाप्त हो गया। और कल मिलते हैं आप लोगों से 10th क्लास का फिजिक्स के साथ और मैथ का फर्स्ट। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू।